नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेट पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की, जहां पर सियासत में मध्य प्रदेश में बदजुबानी नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। जैसे नेताओं में होड़ मच गई हो कि कौन कितनी खराब भाषा का प्रयोग कर सकता है, और वो भी मंच से, हजारों लोगों के बीच, उनके सामने मंच से। लगता है कि अब शब्दों की पराकाष्ठा हो गई है। जब ये सोचा जा रहा हो तभी एक नया जुबानी हमला किसी और की तरफ से हो जाता है। बदजुबानी का जो सिलसिला है वो मध्य प्रदेश में रुका नहीं है। खास बात यह कि अब शब्दों की आड़ में इमोशनल कार्ड भी खेला जा रहा है। इन सब के बीच केस भी दर्ज हो रहे हैं, चुनाव आयोग में शिकायतें हो रही हैं। इसी बीच कमलनाथ को केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भेजा गया है। इस चुनावी प्रचार से असल मुद्दे कहां और क्यों गायब हैं? जनता के सरोकारों से क्या सियासी पार्टियों को कुछ लेना देना है या नहीं, या फिर वो इसी तरह से पूरे उपचुनाव को बयानबाजी में ही खत्म करना चाहते हैं? क्या ये अलग किस्म की कोई सियासी मैच फिक्सिंग तो नहीं है? तमाम सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है कि मेरा एक औरत का और जिसका शादीशुदा है, रखेल औरत का भी औरत दिया है, तो उनसे पता लगाओ कि तुम्हारे पुरान वाले औरत कहाँ थे। कौन सी संस्कृति पढ़ा रहे बंधु? यदि आप इस देश के नागरिक हैं तो आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। इस समय कमलनाथ जी पागल हो गए हैं। ये 4 बयान मध्य प्रदेश में प्रचार के माहौल को बताने के लिए काफी हैं। 28 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। प्रचार तो धुआंधार हो रहा है, लेकिन इस प्रचार से असल मुद्दे गायब हैं। अब शब्दों की बौछार हो रही है। कौन कितना नीचे जा सकता है, इसकी होड़ लगी हुई है। कोई किसी को आइटम बोल रहा है, तो कोई किसी की पत्नी के लिए अभद्र भाषा प्रयोग कर रहा है, तो वहीं कोई किसी को पागल कह रहा है। सीएम शिवराज को भूखा नंगा कहने से शुरू हुआ ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, और यही बदजुबानी, अपमान अब चुनाव का मुद्दा बन गया है। जनता से जुड़े मुद्दे गायब हो गए हैं और नेता अब जनता को अपने अपमान की दुहाई दे रहे हैं। इमरती देवी पर कमलनाथ के बयान पर सिंधिया का गुस्सा तो यही कह रहा है। आदित्य सिंधिया इस महिला के साथ खड़ा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस क्षेत्र का हर महिला का रक्षक है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया डबरा का चुनाव लड़ रहा है। आज मेरे ग्वालियर चंबल की महिला की अस्मिता पर कलंक लगाकर कमलनाथ गया है। मंच पर इमरती के आंसू बता रहे हैं कि अब मुद्दों का स्थान राजनीति में नहीं बचा है। जनता भी कंफ्यूज है कि वोट करे तो किस मुद्दे पर। रोजगार, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार छोड़कर व्यक्तिगत बयानों का दौर चल रहा है। देखिए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कमलनाथ को क्या कह दिया। इस समय कमलनाथ जी पागल हो गए हैं। देश में और विशेषकर महिलाओं में उनका कितना मान सम्मान है समाज के अंदर, परंतु कमलनाथ जी सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, उसको खुद एहसास होना चाहिए कि हमको क्या बोलना चाहिए। मर्यादा की बारीक रेखा तो कब की पार हो चुकी है, अब तो बात धर्म तक आ गई है। शिवराज सरकार में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने मदरसों को लेकर क्या कहा, ये भी सुन लेते हैं। कौन सी संस्कृति पढ़ा रहे बंधु? यदि आप इस देश के नागरिक हैं तो आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बना के रख दिया था। तो ऐसे मदरसे जो राष्ट्रवाद से, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते, उनको हमें समुचित शिक्षा के साथ जोड़कर समाज को सबकी प्रगति के लिए एक साथ आगे ले जाना है। तो कुल मिलाकर चुनावी प्रचार के नाम पर हो रहे तमाशे को जनता अच्छे से देख रही है। जिन मुद्दों पर जनता इन सियासी दलों की राय जानना चाहती है, वो केवल वचन पत्र, घोषणा पत्र और संकल्प पत्र नाम की किताबों में छपकर रह गए हैं। और मान सम्मान, इमोशनल कार्ड, मेरा अपमान, प्रदेश का अपमान जैसी बातों के आधार पर ही जनता वोट भी करेगी, क्योंकि वर्तमान राजनीति में इससे ज्यादा की उम्मीद करना बेमानी है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक जयंत वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से राकेश शर्मा जी हैं, कांग्रेस की तरफ से अजय सिंह यादव हैं। बात करेंगे आपसे। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। लेकिन लगातार जो बयानबाजी हो रही है, सवाल उसी को लेकर है। अलग अलग मंच पर अलग अलग अंदाज में, कहीं इमोशनल तो कहीं गुस्से में
हर कोई एंग्री यंग मैन भी बना हुआ है, और बयानों को लेकर तो कहना ही क्या, आप उत्तम हैं तो मैं अति उत्तम हूँ। इसीलिए कोई किसी से खुद को कम नहीं आंक रहा है बयानबाजी में और भाषा में। बहरहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक ताज़ा बयान आपको सुनवाते हैं कि किसे उन्होंने वल्लभ भवन की चाबी सौंपी है। अरे भैया, 15 महीने पहले मध्य प्रदेश में नया दूल्हा राजा आया था। आया पौरी में आशीर्वाद लेने के लिए। अरे शिवराज सिंह जी और हम तो घर की मुर्गी दाल बराबर है भैया। दूल्हा राजा तो वल्लभ भवन में रहा। तो जिस वल्लभ भवन का शिलान्यास शिवराज सिंह जी ने किया था और फीता काटने के लिए दूल्हा राजा पहुंचा था, उस वल्लभ भवन की चाबी मैंने दोबारा शिवराज सिंह चौहान के हाथ में। कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं कि ये महाराज का चुनाव है, ये सिंधिया का चुनाव है। आज तो उन्होंने ये कह दिया कि उन्होंने वल्लभ भवन की चाबी शिवराज सिंह चौहान को सौंपी। बहरहाल इस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि बयान, वीरों के बयान हर रोज ही सामने आ रहे हैं। राकेश शर्मा जी, तो किसने किसे चाबी सौंपी है? जनता के हाथ में चाबी है सत्ता की, या फिर कोई नेता किसी को चाबी सौंप देगा? देखिए मकसूद भाई, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया एक सभा को संबोधित कर रहे हैं, ये आपके चैनल पे दिखाया जा रहा है। मकसूद भाई, जब सभा में व्यक्ति अपना भाषण देता है तो अगर कोई अच्छी बात वो कहता है, जनता तालियां बजाती है, और आप देख रहे हैं कि पूरी जनता ताली बजा रही है। कहीं ना कहीं इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं कि आज अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तो मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आई है। कहीं ना कहीं जो अत्याचार 15 माह में मध्य प्रदेश की जनता के साथ हो रहा था, जो शोषण मध्य प्रदेश की जनता का हो रहा था, जो मध्य प्रदेश की जनता को ठगा जा रहा था, जो मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह किया जा रहा था, और एक झूठे व्यक्ति ने अपने झूठ का पुलिंदा पेश करके मध्य प्रदेश की जनता को जो लूटने का प्रयास किया था, उससे मुक्ति माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिलाई और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार आई। वो शिवराज सिंह चौहान जो गरीबों का मसीहा है, किसानों का मसीहा है, बेटियों की चिंता करता है, युवाओं की चिंता करता है, और आज कहीं ना कहीं वो आपके सामने। लेकिन चुनावी रैलियों में चिंता क्यों नजर नहीं आती राकेश शर्मा जी? ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात, चुनावी रैलियों में, चुनावी मंच से जनता से जुड़े, उसके सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही है? क्यों इस लिहाज में, इस लहजे में बात हो रही है कि तू डाल डाल मैं पात पात, और बदजुबानी को लेकर कोई किसी से कम नहीं गिर रहा है? मतलब किसकी कमीज कितनी ज्यादा सफेद है, बात इस पर नहीं हो रही है। किसकी कमीज पर कितने दाग आ गए हैं बदजुबानी की? कौन सी पार्टी बेदाग है इस वक्त, ये बताइए। देखिए मकसूद भाई, आप 2-3 सेकंड बाद विशाल साहू जी की बात जरूर करेंगे, तो मैं नहीं, आज वो फग्गन सिंह कुलस्ते की बात कर लेंगे। हमारे सबसे बड़े नेता और मध्य प्रदेश सरकार, नहीं मैं सबकी बात करूंगा, मैं सबकी बात करूंगा, आज सबकी बात करूंगा, आप जिसकी कहेंगे। विशाल साहू जी के बयान के तुरंत बाद मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नेता, कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया के सामने माफी मांगी कि अगर विशाल साहू जी ने कोई गलत भाषा का उपयोग किया है तो मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगता हूं। आज कमलनाथ जी के बयान पे किसी भी कांग्रेस नेता का बयान आया हो तो मुझे बता दीजिए। एक और बात, मैंने अपने जीवन में नहीं देखा कि कांग्रेस आलाकमान अगर किसी नेता से कह दे और उसके बाद वो कह दे कि नहीं अब भी मैं नहीं माफी मांगूंगा। मुझे लगता है कि कमलनाथ जी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और अब नेता प्रतिपक्ष है, तो उनका मोह भंग हो गया है राजनीति से, क्योंकि यह तय है कि आज नहीं तो कल कमलनाथ जी की राजनीति का अंत होगा, क्योंकि राहुल गांधी जी की नजर टेढ़ी हो गई है। और इतिहास गवाह है कि कांग्रेस में अगर गांधी परिवार की नजर किसी पे टेढ़ी हो जाए तो वो या तो फिर राजनीति छोड़ देता है या अपना दल बना लेता है। अब ये कमलनाथ जी को तय करना है। उसकी वानगी ये देखिए कि आज माणक अग्रवाल जैसे वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस के कहा है, कुछ ऐसे भी होते हैं ना कि कमलनाथ जी को राहुल गांधी के कहने पे कुछ ऐसे भी होते हैं राकेश शर्मा जी, जो अपना दल नहीं बनाते हैं बल्कि किसी और दल के हो जाते हैं, कहीं और उनके दिल मिल जाते हैं। बहरहाल अजय सिंह यादव इस पर काउंटर करेंगे। अजय जी प्लीज, बहुत से सवाल, बहुत से आरोप है आपके नेता पर। देखिए मकसूद जी, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, सच्चाई छुप नहीं सकती है झूठी दलीलों से,
और लोकतंत्र में सरकारें चल नहीं सकती हैं खरीद फरोख्त की ताकत से, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। और अब जनता के बीच में जैसे जैसे समय आ रहा है मतदान का, भाजपा मुद्दों से भाग रही है। भाजपा के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मुद्दों से भाग रहे हैं। अभी वो बल्लभ भवन की चाबी की बात कर रहे थे। अच्छा नहीं होता कि वो जनता से कहते कि 7 महीने में उन्होंने भाजपा की सरकार से क्या काम करवा दिए जनता के लिए। क्यों नहीं सिंधिया जी बताते कि इन 7 महीनों में उन्होंने बकाया किसानों की कर्जा माफी क्यों नहीं करवाई भाजपा से। अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों को जिनके लिए ढाल तलवार की बात करते थे, उनके नियमित करने के लिए सिंधिया जी ने क्या किया। 7 महीने से अतिथि शिक्षकों को वेतन तक मिलना बंद हो गई। राकेश शर्मा जी और उनके नेता अतिथि शिक्षकों के धरने में जाते थे, वहां तालियां बजाते थे, और जब इनकी सरकार बन गई है तो वेतन तक मिलना बंद हो गई। 100 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्या करी है इस प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भाग रही है, अपशब्दों के माध्यम से चुनाव को मोड़ना चाहती है। हमारे नेता 15 महीने का हिसाब देने को तैयार हैं और आपसे हिसाब मांगते हैं, तो आप इधर उधर की उलझुल अरे बात तो करते अच्छा हैं। तो ये आपके होता, नेता आप शब्द अच्छे की करते बात हैं। कर रहे थे अजय जी, अच्छा तो ये था कि आपके नेता मंच से हिसाब मांगते बजाय किस तरह के बयान देते। देखिए मकसूद जी, कल परसों भटकाने का काम तो आप ही कर रहे हैं। इस मामले में इस पूरे व्यापक चुनाव चर्चा को हुई है। अगर डिरेल करने के आरोप किसी पर लगेंगे और सवाल होंगे तो वो आपके नेताओं पर होंगे, आपकी पार्टी पर होंगे। देखिए मकसूद जी, हमारी पार्टी में कभी भी इस तरह के बयानों की परंपरा नहीं रही है। कमलनाथ जी ने ना किसी नेता या भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के लिए किसी तरह के शब्द कहे। उसके बाद भी उन्होंने स्वयं कहा कि अगर आपकी भावनाएं आहत होती है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। वो उन्होंने राहुल गांधी जी से भी पहले कहा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को इसलिए खींच रही है ताकि एक महिला मंत्री की छवि खराब करके राजनीतिक लाभ ले सकें। कमलनाथ जी ने कुछ भी नहीं किया, उनकी छवि खराब करने का काम भाजपा ने किया। इमरती देवी जी जब भाषण नहीं पढ़ पाई थी 26 जनवरी का, तब भाजपा के नेताओं के वीडियो सुनाइए, ये योग्यता पे सवाल उठाते थे कि इमरती देवी जैसी नेता को मंत्री बना दिया कमलनाथ जी ने। और अब ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। बिसाहूलाल सिंह जी हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हो, ये तो परंपरा है। नहीं तो आग लगाने वाले जो ये बयानों, परंपरा है अब शब्दों की। इस चुनावी तपिश में, इस चुनावी आग में जो ये बयानों के घी जो के छींटे पड़ रहे हैं ना, तो उसमें सब तवा गरम कर रहे हैं, रोटियां सेक रहे हैं। राकेश जी, आप काउंटर करना चाह रहे हैं, आपके पास आऊंगा, लेकिन जयंत वर्मा जी से पहले सवाल कर लें। जयंत वर्मा जी, ये जो तमाम बयानबाजियां हो रही हैं, आज फग्गन सिंह कुलस्ते ने एक पूर्व सीएम को पागल तक करार दे दिया, यही उनके शब्द थे, मैं इसे खैर दोहराना तो नहीं चाह रहा था। लो दूसरी तरफ हर मंच पर इमरती देवी खड़ी हुई हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के उनके साथ जो तस्वीरें आ रही है, एक बार फिर से हम अपनी विंडो में चला रहे हैं और टेलीविज़न पर, तो ये भी लगातार एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश हो रही है। ये जो 28 सीटें हैं, इनमें से किसी से नहीं छिपा है कि 11 सीटें जो हैं वो रिजर्व हैं। तो क्या इसे एक सोची समझी रणनीति के तहत देखा जाए? मतलब एक मुद्दा मिला है और जाहिर है सामने वाले ने मुद्दा दिया है, तो उसको फिर कैश भी करवाया जाए, एक इमोशनल कार्ड खेलकर, एक जाति का कार्ड खेलकर, क्योंकि बात महिला की नहीं कर रहा है कोई नेता, दलित महिला की कर रहा है। जी देखिए मकसूद भाई, पूरा मामला ये तो सही है कि मूल मुद्दे जो हैं वो ओझल हो गए हैं इन सब पूरे की बयानबाजी में, और व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है लोकतंत्र में। कम से कम एक नीतियाँ आपके जो आपके आर्थिक सोच है, जो आपका एक देश को या प्रदेश को आप किस रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, आप पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसके हित में कैसे करना चाहते हैं, बेशक, तो ये सारी बातें लोगों के सामने रखी जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये बातें नहीं होने के कारण ये होता है कि फिर जब सरकार बनती है तो जैसा अभी चर्चा में आया कि भाई हम जब सरकार के बाहर थे तो जिन मुद्दों पे हम बातें करते थे, सरकार में आने के बाद उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है, तो वही स्थिति बनती है। तो ये मुझे लगता है ये लोकतंत्र का एक बिगड़ा हुआ रूप है और ये अच्छा नहीं है भारत के प्रदेश के भविष्य के लिए।
तो इसलिए ज़रूरी है कि आप मुद्दों तक सीमित रहें और इस प्रकार की बयानबाजी ना करें। कमलनाथ जी के बारे में जब राहुल गांधी ने कह दिया कि भाई वो अनुचित था, तो इनको माफ़ी मांग लेने में बुराई नहीं है कोई, क्योंकि उनका जो कहना है वो कि भाई वो संसदीय नहीं है, नहीं होनी, परंतु यदि उससे लोगों को जो फीलिंग गई है उस फीलिंग को देखते हुए मुझे लगता है कि इनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, उसमें कोई बुरा नहीं। खेद व्यक्त किया उन्होंने, ये बात ठीक है, पर माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं है। अजय जी, और इस प्रकार से ताकि सब मुद्दे का पटाक्षेप हो जाए और फिर मूल मुद्दे पे आ जाए। हाँ, लेकिन वो इन्हीं की तरफ से तो नहीं हो रहा है ना अजय जी। हर्ज क्या है भाई? आपका एक बड़ा नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब इसे अनफॉर्चुनेट शब्द का दुर्भाग्यपूर्ण इसे बता रहा है, उसके बावजूद अगर कोई इस पर स्टैंड न ले, मतलब या तो ये समझा जाए कि आप भी दरअसल मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, ख़त्म ही नहीं करना चाह रहे हैं इस मामले को। देखिए मकसूद जी, यही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में फर्क है। हमारे नेता कमलनाथ जी ने खेद व्यक्त किए, राहुल गांधी जी ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया और अपनी बात रखी। मुझे बताइए, बिसाहू लाल जी के मामले में जेपी नड्डा, बीडी शर्मा, मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान जी ने कुछ कहा? नरोत्तम मिश्रा जी कौन होते हैं? वो तो उनके सहयोगी हैं, जिम्मेदार हैं शिवराज सिंह चौहान, जिनके कैबिनेट के वो हिस्सा हैं। आज बिसाहू लाल सिंह के ऊपर पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई है, उसके बाद वो दागी व्यक्ति आज कैबिनेट का सदस्य बना हुआ है, संविधान की शपथ लेकर। तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बिसाहू लाल सिंह जी ने तो आज रामायण के ऊपर भी प्रश्न उठा दिए, भगवान राम की माताओं के ऊपर भी सवाल उठाए। शर्मनाक है भारतीय जनता पार्टी को, और ऐसे लोग उनको डिफेंड कर रहे हैं, उनके लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। यही राकेश जी से मैं इस पर जवाब लूंगा, राकेश जी प्लीज। लेकिन दीप्ति चौरसिया हमारी संवाददाता भोपाल से जुड़ गई हैं, तो एक अपडेट जरा उनसे भी हम ले लें। दीप्ति, 3 दिन हो चुके हैं इस पूरे बयान के बाद, और इस बयान के बाद और भी कई नए बयान सामने आ गए हैं, तो कौन किस तरह की बयानबाजी कर रहा है इन उपचुनावों के मद्देनज़र, ये छिपा नहीं है। मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही है, और अगर हर मंच से इस बात को उठाया जा रहा है तो फिर एफआईआर अभी तक दर्ज क्यों नहीं करवाई गई खुद इमरती देवी की तरफ से कमलनाथ पर? चुनाव आयोग ने तो खैर इस पर संज्ञान लिया, 48 घंटों के भीतर जवाब मांगा है कमलनाथ से। देखिए, बहुत सीधी सी बात है मकसूद की, मुद्दों पे बात इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मुद्दा ही नहीं है। पहले ही कहा जा रहा था कि कांग्रेस किसान कर्ज माफ़ी को मुद्दा बनाएगी, और कई सारी चीज़ें ऐसी बताई जा रही थी जो खास तौर पे मुद्दे के तौर पे देखा जा रहा था। लेकिन जब जैसे जैसे चुनाव पास आते गए, जो आम तौर पे देखा जाता है कि असली मुद्दे बिल्कुल गायब हो जाते हैं, ज़्यादातर जुबानी जंग होती है। और कम से कम मध्य प्रदेश के ये उपचुनाव तो मुझे लगता है कि अपनी बदजुबानी के लिए या अपने बयानों के लिए शायद याद किए जाएंगे। तो मुद्दा कुछ है नहीं, तो यही वजह है कि बयानबाजियां चल रही हैं। और दूसरी बात कि एफआईआर नहीं दर्ज कराई, क्यों नहीं दर्ज कराई गई, निश्चित ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिल्कुल साफ वजह है कि बीजेपी, अगर जो बीजेपी प्रत्याशी हैं इमरती देवी, अगर वो कानून का सहारा लेती तो निश्चित ही एफआईआर होती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी इस पूरे मुद्दे को कैश कराना चाह रही है। पूरे चुनाव में जो है वो इमरती देवी की बात कर रही है। इमरती देवी जो है हर सभाओं में रो रो कर अपना दुखड़ा भी बता रही हैं कि देखिए कैसा हुआ मेरे साथ। इनफैक्ट जब वो मीडिया से बात कर रही हैं तो भी रो रही हैं। लेकिन इन सब के बाद भी वो कानून का सहारा नहीं ले रही, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और उसकी वजह यही है कि बीजेपी इसको एक चुनावी मुद्दा बना के रखना चाहती है, क्योंकि बहुत बड़े मुद्दे अब कुछ ऐसे हैं नहीं, बयानबाजियों पर ही मुद्दे की बात हो रही है। क्योंकि है तो उपचुनाव, ये बात और है कि कौन कितनी सीट जीतेगा जैसी बात है, और किसकी सरकार बनी रहेगी, बीजेपी की बनी रहेगी या कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी जैसी बातें हैं। तो मुद्दे कुछ नहीं है, और बीजेपी इस तरह के मुद्दों को, खास करके जिसमें कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जा सके, कांग्रेस के बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा किया जा सके, उनको वो जरूर सामने रखना चाहेगी। क्योंकि बीजेपी इस पर्टिकुलर मुद्दे पे दलित और पिछड़ों की भी बात कर रही है। बीजेपी ये राजनीति भी कर रही है कि कांग्रेस दलित और पिछड़ों का जो है ध्यान नहीं देती और किस तरह की मानसिकता रखती है। और साथ ही ये भी कि आधी आबादी को लेकर कांग्रेस किस तरह की मंशा रखती है, ये भी बीजेपी जताना चाहती है। तो दलित, पिछड़ों और आधी आबादी को ट्रैक करने के लिए या उनके सामने रखने के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है। राकेश शर्मा जी प्लीज, तो क्या ये महज एक चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा, या फिर नेता तो रो रहे हैं अलग अलग मंच पर, जनता क्यों रोए? जनता की सरोकार की बात कोई करेगा कि नहीं करेगा?
लेके भारतीय जनता पार्टी ने महिला आयोग में शिकायत की है, चुनाव आयोग में शिकायत की है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में इसकी शिकायत की है। तो आप ये मत कहिए कि भारतीय जनता पार्टी इसको लीगल उस पे प्लेटफॉर्म पे लेके क्यों नहीं जा रही। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो 6 महीने में काम किया, मैं 1 सेकंड में आपको बताना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने बेंडर योजना चालू की है, जिसमें लाखों स्टेट बेंडर, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी, उनको लोन दिया है। साथ ही साथ फसल बीमे के पैसे हमने बांटे। कांग्रेस सरकार बताए कि 15 महीने में फसल बीमे के पैसे क्यों नहीं बांटे थे। संबल योजना जो गरीबों के लिए हमने लागू की कि अगर कोई गरीब मर जाएगा तो उसके परिवार को अंत्येष्टि के पैसे मिलेंगे, उसकी विधवा को जीवन यापन के लिए लाख रुपए मिलेंगे। साथ ही साथ अतिथि शिक्षकों की बात मेरे विद्वान साथी ने की। एक ऐसा अतिथि शिक्षक लाके ये मुझे बता दे जिसको तनख्वाह हमारी सरकार में नहीं मिल रही है। मेधावी छात्रों को हमने 25,000 रुपए दिए जो मेरिट में आए हैं। साथ ही साथ 7वें वेतनमान पे एरियस हमने दे दिया है। और अभी जो त्योहारी सीजन चल रहा है उसमें 10,000 रुपए हम एडवांस दे रहे हैं कि व्यक्ति अपना त्योहार मना ले। हम कांग्रेस के जैसा नहीं है कि खजाना खाली है। मुख्यमंत्री कमलनाथ से लेके वित्त मंत्री तक कहता था खजाना खाली है, सिर्फ ट्रांसफर उद्योग चलाएंगे, सिर्फ शराब उद्योग चलाएंगे, सिर्फ खनिज उद्योग चलाएंगे। इसलिए कांग्रेस बता नहीं पा रही। और ये कह रहे थे नरोत्तम मिश्रा कौन होते हैं। मैं तो अजय सिंह को चैलेंज देता हूं कि अजय सिंह जी तुम माफी मांग लो कि कमलनाथ जी ने गलत शब्दों का उपयोग किया, मैं माफी मांगता हूं। है दम तुम में? मैं तो चैलेंज पे चैलेंज कर रहा हूं तुम्हें। नरोत्तम मिश्रा की बराबरी मत करो, तुम तो प्रवक्ता हो ना कांग्रेस के, तुम माफी मांग लो कि कमलनाथ ने गलत शब्दों का उपयोग किया। राहुल गांधी के कहने के बाद तुम्हारा नेता नहीं असमंजस में अजय जी, दरअसल राकेश जी, मुझे तो कांग्रेस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी भगवान है, भगवान। राकेश जी, आप कितना ही बोल ले, अजय सिंह यादव माफी इसलिए भी शायद नहीं मांग पाएंगे क्योंकि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी तरफ से निर्देश अलग आते हैं और लोकल लेवल पर जो प्रदेश की कांग्रेस को चला रहा है नेता, वहां पर एक अलग तरह का माहौल नजर आ रहा है। तो वो हर कांग्रेस इस वक्त शायद दुविधा में भी है, इसलिए खुलकर अपनी बात ही नहीं रख पा रहा है वो। अजय जी, क्यों ऐसा ही है ना? देखिए मकसूद जी, कांग्रेस पार्टी जुमलेबाजी नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी सिवाय जुमलेबाजी के कुछ नहीं करती है। एक नेता मोदी जी कहते हैं 20 लाख करोड़ दे दिए, भाजपा के 5 प्रवक्ता अलग अलग कहते हैं। कोई कहते हैं 4,000 करोड़ हमने बांट दिए, 40,000 करोड़ बांट दिए, 44,000 करोड़ बांट दिए। सब केवल जुमलेबाजी करो ना, इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो? तुम माफी मांगोगे क्या कमलनाथ के लिए? अरे इधर उधर की बात मत कीजिए अजय जी, ये बताइए कि बयानबाजी और ये बदजुबानी कब तक चलती रहेगी? इसी तरह से चुनाव खत्म हो जाएंगे? देखिए मकसूद जी, इस मामले में जब कमलनाथ जी खेद व्यक्त कर चुके हैं तो उसके बाद इन्हें ज्ञान होना चाहिए कि ये मामला समाप्त हो गया है। लेकिन आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए एक राहुल गांधी फिर माफी मांगने के लिए क्यों कह रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने नहीं कहा, ये भी समझ ये कि आप कमलनाथ जी ने खेद व्यक्त कर लिया, क्यों कह रहे हैं राहुल गांधी होंगे कि कमलनाथ जी को माफी मांगना चाहिए? राहुल गांधी बड़े हैं, कमलनाथ बड़े, आज बताओ चैनल पे, इसलिए आप समझ नहीं पाएंगे राहुल गांधी जी ने ये नहीं बोला है, ये भी आपका गलत है। दूसरी बात, मुद्दे की बात करना चाहता हूं राकेश जी, राहुल गांधी जी खत्म हो गए क्या कांग्रेस में? अच्छा मेरे पास अब 30 सेकंड है कांग्रेस में। अजय जी, राकेश जी, मेरे पास अब 30 सेकंड है। मैं फाइनल कमेंट जयंत वर्मा जी से लूंगा इस पर। जयंत वर्मा जी, इसी तरह से क्या पूरा चुनाव खत्म हो जाएगा? मध्य प्रदेश में एक भी अतिथि शिक्षक को वेतन नहीं मिल रही है। भाजपा के नेता इस चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। 100 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्या की, शर्मनाक बर्ताव है। तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोलते हैं। अरे शिक्षक की तो झूठ बोल रहा है, ये बताओ। शिक्षक तुम्हारा नेता कह रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व, मेरे पास वक्त ही नहीं बचा फाइनल कमेंट के लिए। जयंत वर्मा जी का फाइनल कमेंट। बहरहाल बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही है। जयंत वर्मा जी बने रहेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ पर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस मुद्दे पर बात करने के लिए। लेकिन राजनीतिक पार्टियों से उपचुनावों के दौरान अपील यही कि जनता से जुड़े मुद्दों पर, उसके सरोकारों पर बात जरूर हो। खबरें जारी हैं।